हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन जो पूछा है उन लोगों ने वो हीट से उठाया है। अब ये भी क्वेश्चन ज़रा गौर फरमाइएगा कि इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे इधर में प्रेशर दे रखा है और इधर में वॉल्यूम दे रखा है और एक डायग्राम बना दिया है, रेक्टेंगुलर डायग्राम है। इस तरह का एक रेक्टेंगुलर डायग्राम है और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे हैं उन लोगों ने 300 किलो पास्कल, ये पास्कल में है, पास्कल ऐसा यूनिट होता है प्रेशर का। और यहाँ पे लिखा है उन लोगों ने 100 किलो पास्कल। यहाँ पे जो दिया है उन्होंने वॉल्यूम का कोऑर्डिनेट वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो दिया है उन्होंने 400 सेंटीमीटर क्यूब। और इस पर एक एरो डाला हुआ है इस प्रकार से, ऐसे। अब आप बताइए कि पीवी डायग्राम में वर्क पूछा गया है कि इसमें वर्क बताइए। सबको पता है कि यदि एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम हो पीवी डायग्राम तो वर्क निगेटिव होता है। तो वर्क यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस और इसका एरिया, जितना एरिया वो लेता है, और एरिया हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई इसकी आप देख सकते हैं कि 200 किलो का मतलब हो गया 10 के पावर 3। और इधर में जो वॉल्यूम हम लेंगे तो 400 माइनस 100 यानी कि 300, और सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और ये 2 2 4 3 7 यानी कि -60 जूल इसका आंसर हो जाएगा। अब इस तरह का खिलौना जैसा क्वेश्चन है, क्या सॉल्व करें या नहीं करें। तो बड़ा ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें और आपको हम समझाएं। कम से कम मेरे हिसाब से तो पेपर कुछ और बढ़िया होना चाहिए था। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा है उन लोगों ने। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि ये 2 ब्लॉक है, ये हमेशा क्लास में टीचर्स बताते हैं बच्चों को। और ये ब्लॉक जो है इस तरह से है, ऐसे एक फ्लोर पे रखा हुआ है। ये 3 kg का है, इसको A बोल रहा है, इसको B बोल रहा है, और इधर से एक फोर्स अप्लाई कर रहा है 10 न्यूटन का। कहता ये है कि यदि इस तरह से हम पुश करेंगे तो A ब्लॉक B ब्लॉक पे फोर्स कितना लगाएगा। अब बताइए यदि इसको हम पुश करेंगे तो ये दोनों ब्लॉक साथ साथ ट्रैवल करेगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम हो जाएगा हमारा नेट फोर्स दिस होल डिवाइडेड बाय मास 5। तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब यदि हम B का डायग्राम लें, B का हम डायग्राम ले लें इस तरह से, तो इसको पुश करेंगे तो इधर में एक फोर्स लगेगा नॉर्मल का, और ये फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका जो मास है वो 3 kg का है और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो नॉर्मल की जो वैल्यू हो गई 3 दूना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फोर्स लगाएगा A B के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इतने इजी हैं कि क्या ही एक्सप्लेन किया जाए। एक क्वेश्चन जो मुझे दिखा, जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी तक जितना क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें ये मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। कहता है कि एक पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी E है, काइनेटिक एनर्जी उसकी E दी गई है, और ये पार्टिकल का डे ब्रोगाई वेवलेंथ यानी कि डे ब्रॉगली या डे ब्रोगाई जो बोलिए, वेवलेंथ लैम्डा है। डे ब्रॉगली वेवलेंथ इसका, डे ब्रोगाई वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ ये इसका लैम्डा है। कहता है कि ये ग्राफ दिया हुआ है 1/λ² का काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो ग्राफ कैसा होगा, ये थोड़ा सा मुझे बायोलॉजी वालों के लिए लगता है कि एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक ठाक। अब आप देखिए कि जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखते हैं उसको लिखते हैं p²/2m, जहाँ p है हमारा मोमेंटम। और यदि कोई पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है तो उसका जो मोमेंटम लिखते हैं वो h/λ लिखते हैं।
है ना, h बाई लेमडा लिखते हैं तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो हमारा है ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई ट्वाइस एम लेमडा का स्क्वायर। अब यदि हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को E लिख दें तो E इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ट्वाइस एम लेमडा स्क्वायर, तो यहाँ से 1 बाई लेमडा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, 1 बाई लेमडा स्क्वायर की वैल्यू, दिस विल बी ट्वाइस एम ई दिस होल डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये y पे लिया गया है, मतलब ये y का काम कर रहा है, तो इसको ले लीजिए y, और एनर्जी ये x एक्सिस पे है तो उसको ले लीजिए x, और ये सब कांस्टेंट टर्म है तो y इज इक्वल टू सी एक्स हो गया, यानी कि mx हो गया। तो ग्राफ जो है ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जो स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है ओरिजिन से जाने वाली, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन जो लिया गया है वो लाइट से उठाया गया है। उन लोगों ने लाइट का एक क्वेश्चन जो डाला है, मेरे समझ से थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहता है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का, ये राइट एंगल ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे, है ना। एक्चुअली अभी पेन ड्राइव लगाए नहीं तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है स्क्रीन पर, इसलिए हमें लिखना पड़ जा रहा है। तो ये इस पे नॉर्मल हुआ और एक रे ऑफ लाइट गिराता है क्वेश्चन में 30 डिग्री पे, और ये रे अंदर में, प्रिज्म के अंदर में ऐसे पैरेलल हो जाती है और फिर निकलते समय ऐसे इमर्ज होती है साइड के अलोंग। ट्रायंगल का नाम दे रखा है ABC। तो पूछा ये है कि बताइए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, प्रिज्म का म्यू बताना है। म्यू, ये जो रे है पैरेलल जा रही है BC के। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे AC फेस पे एक ऐसे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो यहाँ पे रे डेंसर से रेरर जाना चाहती है, क्योंकि बाहर में एयर है, अंदर में प्रिज्म है। तो रेरर से डेंसर जाने में TIR भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होने का केस होता है। और यहाँ पे बाउंड्री को टच करते हुए जा रही है रे, इसका मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका, ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है। ये क्रिटिकल एंगल है निश्चित रूप से, है ना। अब आप देख सकते हैं कि यदि इसको हम यहाँ पे इस एंगल को देखें, इस एंगल को, तो ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है। अगर यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ यूज करें तो इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल है इसके, तो ये B है तो ये भी B हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो ये जो हमारा एंगल है ये 90 माइनस B हो जाएगा कि नहीं, है ना। 90 माइनस B हो जाएगा। और ये दोनों एंगल का जो सम होता है, इस एंगल का और इस एंगल का, वो A के बराबर होता है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस B और प्लस थीटा C इज इक्वल टू 90, ऐसे लिख सकते हैं। ये 90 माइनस B और प्लस थीटा C इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो B एंगल हमारा है वो भी थीटा C के ही बराबर है। जो B एंगल है वो थीटा C के बराबर है, ये थीटा C के बराबर है। अब यदि B एंगल थीटा C के बराबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ से, यहाँ पे यूज कीजिए स्नेल्स लॉ। तो 1 साइन 30 दिस इज इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस B। साइन 90 माइनस B लिखेंगे यहाँ पे, म्यू 1 साइन I इज इक्वल टू म्यू 2 साइन R। तो साइन 30 की वैल्यू हाफ हो गई, और म्यू साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो इट इज कॉस B। और म्यू हमें कैलकुलेट करना है तो आप छोड़ दीजिए म्यू को। सो दिस इज इक्वल टू म्यू, और कॉस B की जगह थीटा C लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ म्यू, और कॉस थीटा C को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा C, एंड हाफ इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं म्यू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा C की वैल्यू 1 बाई म्यू होती है,
तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर बटा म्यू स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा। और यहाँ से हम म्यू सॉल्व कर लेंगे, यदि दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, ब्रैकेट भी तोड़ रहे हैं, -1। तो यहाँ से यदि हम चलें सॉल्व करते हुए तो ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 + 1/4, सो इट इज इक्वल टू 5/4, सो म्यू इज इक्वल टू √5/2, सो दिस इज द आंसर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो हमने ये बाकायदे सॉल्व करके बताया, जबकि इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी है कि जब भी कोई रे किसी प्रिज्म पे गिरता हो किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर और वो ग्रेज करके निकलता हो, दूसरी तरफ साइड के लॉन्ग निकलता हो, तो वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक फार्मूला लोग याद रखते हैं आई का, उस इक्वेशन में म्यू भी है, तो आई दिया हुआ है तो उसे डायरेक्ट म्यू निकल जाएगा, लेकिन फार्मूला बहुत लंबा है ना, तो इसलिए हमने समझा दिया कि इस तरह से सॉल्व होगा। तो ये इस चैप्टर का सबसे मतलब इस नीट का जो पेपर है उसका सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हमें यही नज़र आ रहा था, जो जिसमें थोड़ा सा हल्का अच्छा लगा। तो इस स्तर का कम से कम क्वेश्चन नीट वालों को पूछना चाहिए था, और नहीं तो जिस तरह से स्टेटमेंट देख करके और देख करके टिक करने वाली बात है, तो इस तरह से डॉक्टर्स यदि हम लोग चुनते हैं तो बहुत आप समझ सकते हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन में वो किस तरह का उस थिंकिंग होगा और क्या होगा। तो जब भी टेस्ट हो तो एक अच्छे लेवल का तो होना ही चाहिए।